हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन। तो आपको अगर याद हो तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या था? न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण में आप देख रहे थे अगर कोई एक अम्ल और एक क्षार जब आपस में क्या करते क्रिया कर रहे थे तो वहाँ पे वाटर बन रहे थे और वहाँ पे कुछ मतलब सॉल्ट बन रहा था। तो आज हम उसी सॉल्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सॉल्ट मतलब सॉल्ट को क्या बोलेंगे? लवण। तो आज हम जानेंगे बच्चों क्या? लवण के बारे में। तो लवण अगर आपने रिएक्शन इसका देखा था जब उदासीनीकरण क्रिया हो रही थी, तो उदासीनीकरण कब हो रहा था? जब मान लीजिए मैंने एक एसिड लिया, क्या लिया? अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? अम्ल। और प्लस और मैंने क्या यूज किया था? एक बेस यूज किया था। उस बेस को आप लिख सकते हैं क्या? NaOH। मतलब इसको क्या बोलते हैं? क्षार। और जब ये आपस में रिएक्शन कर रहे थे तो क्या बना रहे थे? अगर आपको याद है कि नहीं, क्या मैंने बताया था? सॉल्ट बना रहे थे। सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। अब ये सॉल्ट क्या बन रहा था? NaCl एंड वाटर बन रहा था। ठीक है, याद आ रहा है आपको कुछ? तो अब देखिए यहाँ पे ये जो NaCl है यही लवण है, मतलब यही क्या है? नमक का परिवार है। अब इस आप गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि यहाँ पे जो आपको NaCl दिख रहा है यही मतलब जितने भी मतलब सिर्फ NaCl ही आपका लवण है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लवण होते हैं। मतलब बात करें लवण के तो बहुत प्रकार होते हैं। NaCl आपका एक हो गया। आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? लवण के एग्जाम्पल हैं। तो आप यहाँ पर इसकी परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा में क्या लिखा है कि लवण वह यौग है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार से के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जैसे मैंने मान लिया कि क्या आपने क्या ले लिया? एक HCl ले लिया। ठीक है, इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है याद रखिएगा कि कह रहे हैं कि हमने मान लीजिए एक अम्ल ले लिया और एक ले लिया क्षार। ठीक है, एक मैंने यूज कर लिया क्षार। तो अब क्या कह रहा है कि वह लवण का वह यौग है, मतलब लवण किसका योग है? जो किसी अम्ल के एक या अधिक परमाणु को किसी क्षार से क्या करेंगे? एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर। मतलब यहाँ पर जो हमारा बेस है, बेस का यहाँ पे क्या करेंगे? जो आपको धातु दिख रहा है, धातु क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब इसको प्रतिस्थापित कर देगा, हट जाएगा और खुद आकर जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा? लवण NaCl। और क्या बनेगा हमारा? जल। तो इस एग्जाम्पल मतलब इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आया कि लवण किसका योग है? जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के, किसके द्वारा? क्षार के द्वारा। क्या कह रहा है? एक या अधिक धनायन से भी कह सकते हैं, प्लस मेटल भी मान सकते हैं, मतलब आप धातु मान सकते हैं, से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। ठीक है, ये हो गई एक डेफिनेशन। चलिए दूसरा डेफिनेशन भी एक जान लेते हैं। मान लीजिए मुझे एक परिभाषा ये पता चल गया, दूसरी परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होगा? किसी अम्ल या क्षारक को उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। तो ये भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसमें क्या कह रहा है कि अगर एक अम्ल को एक क्षार से क्या करेंगे? जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर हमारा लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा, जिसका आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि क्या है? यहाँ पे ये आपका एक बेस है मतलब क्या है? क्षार है। दूसरा क्या है? एक अम्ल है, मतलब क्या है? एसिड है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब इन दोनों को मिला के हमारा क्या बन रहा है? NaCl, मतलब क्या बना? लवण बना।
लवण को और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा लवण का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि देखिए जो ये लवण का नाम आता है, ठीक है, ये जो लवण का नाम आता है वो किसी लवण के जो जलीय विलयन के गुण जो होते हैं उसमें उपस्थित आयनों के ही गुण होते हैं। मतलब अभी मैंने मान लीजिए ये आपने लवण से परिचय हो गया आपका, ठीक है, आप लवण के बारे में तो जान गए, लवण के बारे में जान गए कि हाँ लवण ये चीज है, एक क्षार हुआ एक अम्ल, ये दोनों क्या किया आपस में क्रिया किए तो उन्होंने क्या बना लिया? लवण बना लिया। तो ये क्या है? ये आपने लवण के बारे में जान लिया। अब चलते हैं लवण के पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, पेरेंट्स मतलब उनके मम्मी पापा से मिलते हैं। तो अब मम्मी पापा मतलब जैसे अब क्या कह रहा है कि किसी लवण के जलीय विलयन के गुण उसमें उपस्थित आयनों के ही गुण होते हैं। ठीक है, तो उपस्थित गुण जैसे मान लीजिए ये एक उनके मदर हो गए, एक फादर हो गए, तो इसमें इन्हीं दोनों के ही गुण आएंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये इनके चाइल्ड हैं तो इन्हीं से ही ना इनके गुण आएंगे, इन्हीं के जलीय विलयन से गुण आएंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो Na है, एक गुण किससे आता है? एक गुण आता है एसिड से। जो आप Cl देखेंगे तो वो किससे आएगा? एसिड से आएगा। और जो सोडियम है वो किससे आ रहा है? बेस से। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो किससे उसके गुण आ रहे हैं? NaOH और HCl। मतलब अम्ल और क्षार, जरूरी नहीं है NaOH HCl, बस मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल इसलिए दिया है यहाँ पर कि आपको इजीली याद हो जाए। क्योंकि देखिए हमेशा जो भी हमारा लवण है, क्योंकि मैंने अभी लवण के बहुत सारे एग्जांपल बताए, जैसे आपका NaCl हो गया, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है, इसी तरह ब्लीचिंग सोडा है आपका, बहुत सारे हैं। तो वो सब क्या है? सब के सब आपके लवण हैं। लेकिन इन लवण में जो गुण आते हैं उनके पेरेंट्स से आते हैं। पेरेंट्स मतलब एक एक गुण आता है आपके बेस से और दूसरा गुण आता है आपके क्षार से। ठीक है, तो हमें एक गुण आपका कहाँ से आता है? बेस मतलब क्षार से, और दूसरा गुण आता है अम्ल या एसिड उसको बोलेंगे। तो ये तो हो गया, हम जान गए किसके बारे में? सॉल्ट के बारे में, प्लस इनके गुण कहाँ से आते हैं आप उसके भी बारे में जान गए। अब देखिए लवण के प्रकार। अब लवण के प्रकार क्या हैं? तो पहले आप सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं, वो आपस में उनकी फाइटिंग हो गई। ठीक है, क्या हो गया? उनका आपस में लड़ाई शुरू हो गया। तो अगर वो दोनों बच्चे एकदम टक्कर के हों, कैसे हो? एकदम मतलब इक्वली, दोनों के पास जो भी एनर्जी है वो पूरा इक्वली लगाकर आपस में फाइट कर रहे हो। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए? क्योंकि इसमें कंपटीशन है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो जब वो आपस में एकदम टक्कर की लड़ाई कर रहे हैं तो ना ही ये जीतेंगे ना ही ये जीतेंगे। तो क्या करेंगे? पूरी तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे? नष्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, क्या करेंगे? एक दूसरे को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। और जब नष्ट कर देंगे मतलब ना ही वो अम्लीय होगा ना ही वो क्षारीय होगा। तो बच्चों को आप एग्जांपल से समझ लीजिए, एक आपका है एसिड, दूसरा है बेस। ठीक है, तो क्या होगा? अब इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका जो विलयन बन रहा है, अब जब दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी उदासीनीकरण की प्रक्रिया को आपको बताया, तो उसमें क्या था? अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे थे? पूरी तरह से खत्म कर दिए थे, क्योंकि दोनों क्या है? प्रबल है, दोनों एकदम टक्कर के। तो ऐसे ये भी है। तो ये क्या करेंगे? जब इस तरह से होगा बच्चों तो पीएच आपका कैसा होगा? तो मान लीजिए पीएच छोड़िए, अभी बस ये बताइए विलयन कैसा होगा। तो विलयन आपका ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी अम्ल के सभी विस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक परमाणुओं से विस्थापित करके बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। सामान्य लवण मतलब क्या? कि कह रहा है किसी अम्ल के सभी विस्थापित हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है इस HCl में, मतलब इस एसिड में आपको कितना HCl दिख रहा है? एक HCl दिख रहा है। ठीक है, और किसमें? परमाणुओं से विस्थापित करके, परमाणुओं को धात्विक परमाणुओं से। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को किससे विस्थापित कर रहा है? धात्विक। धात्विक मतलब Na
OH की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, NaOH की बात कर रहा है। अब देखिए जब यहाँ पे ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो अब क्या करेगा, ये सोडियम क्या है आपका, एक धातु है, आप जानते हैं, और सोडियम एक ऐसा धातु है, मतलब वैसे आप धातु मैं अगले चैप्टर में आपको बताऊंगी, तो उसमें क्या होता है, धातु जो होता है, ये सभी धातु वैसे देखा जाए कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम धातु ऐसा होता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये सोडियम क्या करेगा, यानी कि ये धात्विक परमाणु हो गया, क्या है ये, एक प्रकार का धात्विक परमाणु हो गया, ठीक है, धात्विक परमाणु हो गया। अब ये धात्विक परमाणु किसको रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन को, लेकिन जितने भी यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस करेगा, मतलब इस एसिड के पास एक भी हाइड्रोजन बचना नहीं चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaCl बन गया प्लस H2O। अब देखिए इस लवण में आपको कहीं सोडियम कहीं पे हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, नहीं ना, तो आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, NaCl है, इसमें भी कहीं आपको बीच में हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलेगा, KCl में भी नहीं, फिर सोडियम सल्फेट Na2SO4 में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका किस प्रकार का लवण हो गया, नॉर्मल लवण, मतलब एकदम सामान्य लवण। तो सामान्य लवण बस इतना जानिए कि वो उदासीनीकरण की ही प्रक्रिया से मोस्टली बनते हैं। तो अब ये हो गया आपका पहला लवण। दूसरा आपका हो गया क्या, आपका दूसरा लवण है अम्लीय लवण। अच्छा आप देखिए, अब ये कह रहा है अम्लीय लवण, अब अम्लीय लवण क्या होगा, तो वही जो दो बच्चे मान लीजिए आपस में फाइट कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए एक आपका हो गया एसिड और एक आपका हो गया बेस, एक एसिड एक बेस, जब दोनों आपस में फाइट करेंगे तो अब मान लीजिए इस केस में क्या है, अब एसिड थोड़ा सा आपका क्या है, स्ट्रांग है, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो बच्चा है इसको मैंने मान लिया ये क्या है, एसिड है, और ये थोड़ा सा क्या है, स्ट्रांग है, इस बार मैंने क्या ले लिया, स्ट्रांग एसिड ले लिया, और फाइट किसके साथ करनी है, वीक बेस के साथ, ठीक है, किसके साथ करना है, वीक बेस के साथ। मतलब इस बार जो आपका बेस है वो क्या है, थोड़ा सा कमजोर है, किस प्रकार का है, कमजोर है। अब देखिए, अब आप नॉर्मली देखते होंगे, मान लीजिए आपस में किसी की भी फाइट हो तो जो कमजोर वाला है वो कोशिश तो करेगा, पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि वो इस एसिड को क्या करेगा, कि वो कोशिश करेगा इस एसिड को, जो ये स्ट्रांग एसिड है, ये इसको क्या करेगा, सोचेगा कि इसको हम हरा दें, मतलब इसके प्रभाव को नष्ट करने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। लेकिन अब कमजोर है तो अब क्या करता है, कहीं ना कहीं फिर ये जो स्ट्रांग एसिड है इस पे क्या पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है। तो जब भारी पड़ेगा तो मतलब ये इसमें इसका प्रभाव जरूर आ जाएगा। तो इस समय जो आपका सॉल्ट बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, अम्लीय बनेगा। समझ में आया कि जब भी मान के चलिए कि जब भी आप स्ट्रांग एसिड का वीक बेस से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे जो आपका लवण बनेगा बेटा वो किस प्रकार का बनेगा, वो आपका बनेगा अम्लीय लवण। तो इसमें देखिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी अकार्बनिक या कार्बनिक अम्ल के विस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं के आंशिक विस्थापन के द्वारा बने लवण को क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो चलिए हम इसका रिएक्शन भी आपको एक दिखा देते हैं कि क्योंकि एग्जाम्पल सबसे मोस्ट होते हैं, बिना उदाहरण के या बिना, क्योंकि केमिस्ट्री है, बिना आप रासायनिक अभिक्रिया लिखे नंबर नहीं पा सकते हैं। आप यहाँ पे ये थोड़ा सा कम लिखे चलने वाला है, लेकिन रिएक्शन जरूर लिखिएगा। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इनके नाम से परिचित होंगे। तो जब इनका आपस में हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, NaHSO4, जिसको हम सोडियम बाई सल्फेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या बन गया,
H2O, और क्या बन गया, H2O बन गया। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पर इस सॉल्ट में, क्योंकि आपका ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है ये क्या है, आपका एक सॉल्ट है, लेकिन देखिए इसमें गुण आपके थोड़े से अम्लीय हैं, मतलब यहाँ पे ये विलयन आपका कैसा होगा, ये लवण कैसा है, अम्लीय होगा। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षारीय, क्षारीय लवण। तो जस्ट उसी का उल्टा कि इसमें अब इस बार क्या होगा, इस बार जो आपका बेस है वो स्ट्रांग होगा और आपका जो क्या कहते हैं अम्ल है वो क्या होगा, दुर्बल होगा, मतलब वीक होगा। तो जब इनका आपस में जब टक्कर होगा तो क्या होगा, अब अम्ल कोशिश करेगा बेस के मतलब बेस के गुण को पूरी तरह नष्ट करने का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका विलयन होगा वो क्षारीय होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जो क्षार वाला है अम्ल के प्रभाव को कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबा देगा और वो अपने को ही क्या करेगा, अपने को ही जीतने देगा। तो यहाँ पर आप जो विलयन पाएंगे, मतलब जो लवण पाएंगे वो किस प्रकार का लवण होगा बेटा, वो होगा आपका क्षारीय। तो किसी लवण के अणु में एक या अधिक हाइड्रोक्साइड मूलक होते हैं उनको क्षारकीय लवण कहते हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड का, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड है ETC। आप इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड को अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो देखिए जब इनका अपघटन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम पर 2 आयन, आपके 2+ चार्ज होते हैं, आप जान रहे होंगे ये सब, प्लस आपका फिर क्या है हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, फिर माइनस आपके एक आ गए Cl। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए क्षारीय लवण, आपका एक चार्ज Cl पर भी माइनस होगा। तो ये आपके क्या हो गए क्षारीय लवण। तो आई होप आपको तीनों टाइप के लवण समझ में आ गए होंगे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सामान्य लवण। तो सामान्य लवण में क्या था, जो आपका जो विलयन मतलब जो सॉल्ट मिल रहा था वो ना ही आपका अम्लीय था और ना ही आपका क्षारीय था। फिर दूसरा मैंने बताया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या था, जो आपका लवण था, जो एसिड वाला पोर्शन था वो क्या था, स्ट्रांग था, बेस वाला कमजोर था। मतलब जब स्ट्रांग एसिड का वीक बेस से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कैसा सॉल्ट मिलेगा, अम्लीय सॉल्ट। लेकिन क्षारीय लवण में क्या होगा, इसमें आपका जो क्षार है वो स्ट्रांग होगा और लवण आपका वीक होगा। तो ये हो गए आपके तीनों टाइप के लवण। अब यहीं पर जानते हैं लवणों का पीएच। ठीक है, क्या जानते हैं लवणों का पीएच। तो मैंने पीएच आपको पढ़ाया है पिछली वीडियो में, आप वहां से पीएच आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें लवणों का पीएच, तो अभी जो मैंने तीनों टाइप के लवण बताए हैं, तो सबसे पहला आपका लवण याद होगा क्या था, आपका साधारण लवण। ठीक है, यानी कि सामान्य लवण। तो सामान्य लवण में क्या था, ना ही आपका जो सॉल्ट बन रहा था, मतलब जो लवण बन रहा था, ना ही वो अम्लीय था और ना ही वो क्षारीय था। तो इस केस में आपका उस लवण का मतलब इस सॉल्ट की बात करें, जो नॉर्मल सॉल्ट है उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच 7 ही तो होगा, उसका पीएच क्या हो जाएगा 7। किसका, जो नॉर्मल सॉल्ट था। तो यहाँ पे कह रहा है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, प्रबल क्षार जब दोनों का टक्कर का जब लड़ाई हो रहा था तो उसका पीएच मान क्या रहा होगा 7। तभी ना दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर उसका मान क्या हो जाएगा 7। तो आपका पहला यही है कि इसका पीएच कितना हो जाएगा 7। मैंने दूसरे केस में बताया कि प्रबल अम्ल, ठीक है, और दुर्बल क्षार का जब उनका आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो विलयन मतलब जो सॉल्ट बन रहा था वो कैसा था, आपका अम्लीय था। तो अब जाहिर सी बात है जब अम्लीय होगा तो उसका पीएच 7 से तो कम होगा ना, उसका पीएच क्या होगा 7 से कम होगा। तभी तो, क्योंकि मैंने पीएच स्केल आपको बताया कि जब भी 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा, लेकिन अगर 7 से कम जाएंगे, 0 की तरफ जब जाएंगे तो विलयन आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे सॉल्ट कैसा होगा, लवण कैसा होगा, आपका अम्लीय होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लवण का पीएच मान क्या है 7 से
कम। लेकिन जो तीसरा केस आता है इसमें अब क्या होगा, प्रबल क्षार होगा और दुर्बल अम्ल होगा। तो इस केस में पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा। इसका क्या हो जाएगा, पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस नोट्स को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, लवण के परिवार। अभी क्या हुआ, अभी हमने लवण को जाना, लवण के पेरेंट्स को जाना। अब आइए मिलते हैं उनके फैमिली से, मतलब उनके परिवार से। किससे, लवण के परिवार से। तो अब देखिए, सामान्य धनायन एवं ऋणात्मक मूलक वाले लवण सामान्य परिवार के होते हैं। अब सामान्य परिवार का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देख रहे होंगे सोडियम सल्फेट। ठीक, आपको यहाँ पे ये दोनों क्या है, आपके सोडियम जो है वो क्या है, एक प्रकार के केटायन है। तो इन दोनों में अगर बात करें कि ये किससे, मतलब आपस में किससे बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों किस परिवार के लवण है। तो दोनों देखिएगा, ये भी आपका सोडियम परिवार का लवण है और ये भी सोडियम परिवार का लवण है, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, सोडियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सोडियम और यहाँ पे भी सोडियम। तो यही कह रहा है कि दोनों सोडियम परिवार के लवण हैं। किस परिवार के हैं, सोडियम परिवार के। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक है NaCl और दूसरा है KCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, और दूसरी तरफ है पोटेशियम क्लोराइड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो क्लोराइड वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से एनायन है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों किसके परिवार हैं, ये दोनों क्लोराइड के परिवार हैं। तो दोनों किसके परिवार हैं, मतलब क्लोराइड परिवार के लवण है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे दोनों सोडियम लवण के परिवार हैं और ये दोनों देखेंगे तो दोनों क्लोराइड परिवार के लवण हैं। तो आई होप आपको लवण के परिवार समझ में आ गए होंगे। अब देखिए इसमें, अब हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, साधारण नमक, जो आपने देखा होगा अपने घरों में, जो रोज आपके जितने भी चाहे दाल बने, सब्जी बने, कुछ भी बने, आप बिना नमक के उसको नहीं खा सकते हैं। तो ये वही नमक है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वही नमक है। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात करें सॉल्ट की, तो देखिए आप कोई भी अभी जितनी भी सॉल्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको 4 चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो उसका साधारण नाम पता होना चाहिए, प्लस दूसरा उसका पता होना चाहिए रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र। मान लीजिए अणुभार जरूरी नहीं है, लेकिन आपको साधारण नाम, रासायनिक सूत्र एंड रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए, और विधि पता होना चाहिए, और एक उसका कुछ यूज भी पता होना चाहिए। इतना आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही लिखना है। और जितना मैंने यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड किया है, इससे ज्यादा आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। इतना भी आप लिख दिए तो आपका एक भी नंबर 100% गारंटी, आपका एक भी नंबर कट नहीं सकता। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर बात करें नमक की, किसकी, साधारण नमक की, कॉमन सॉल्ट, तो देखिए इसका सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य नाम क्या है, साधारण नमक। ठीक है, और रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या है, NaCl। अब यहाँ पे अगर बात कर ले, यहीं पे रासायनिक नाम का यहाँ पर मिस हो गया है। तो रासायनिक अगर नाम की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको मैंने अभी कितनी बार इसको रिपीट किया है, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बात करें इनके अणुभार की, तो इनका अणुभार आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 58.44। ये माइनस मत सोचिएगा, ये डैश है। ठीक है, क्या है, 58.44। तो ये हो गए सबसे इनके इम्पॉर्टेंट, मतलब इनके बारे में जानकारी, क्योंकि ये आपका सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका नाम पता होना चाहिए, प्लस आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। अब आइए जानते हैं बनाने की विधि। ठीक है, तो बनाने की विधि तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि जो आपका साधारण नमक है वो किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, वो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से बनाया जाता है, मतलब उदासीनीकरण की प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्लोरिक, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देन और ये आपका नेक्स्ट क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब प्लस सोडियम। देखिए इसका आदत पड़ गया है फार्मूला लिखने का, तो यहाँ पे भी मैं फार्मूला ही यूज कर ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक एसिड है और एक बेस है, दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं NaCl प्लस H2O। तो अब देखिए यही आपका जो NaCl है यही कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। अब देखिए जो आपका कॉमन सॉल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कॉमन सॉल्ट से ही बाकी के जितने भी हम सॉल्ट पढ़ते हैं सब इसी सॉल्ट का ही प्रयोग करके हम बनाते हैं। जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, तो वो इसी NaCl का ही प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो चलिए अब पहले इनका उपयोग जान लेते हैं। तो बात करें इनके उपयोग की, तो आप जान ही रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड के क्या उपयोग है। सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि खाना बनाने में यूज होता है, ठीक है, हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा है कहीं कहीं आप देखते होंगे जिन देशों में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है, रोड अगर वो क्या होता है बर्फ से क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से जाम हो जाते हैं, तो वहाँ पे जब बर्फ हटाना रहता है तो इसी लवण का मतलब इसी नमक का क्या करते हैं वहाँ पर छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा वहाँ से यानी कि उसी का क्या करते हैं बौछार कराएंगे, जिससे वहाँ पे नमक क्या होगा जल्दी से पिघल जाते हैं। क्योंकि आप नॉर्मली भी देखिए कहीं भी बर्फ पे आप थोड़ा सा भी नमक अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ऐसे इसमें भी है कि उन देशों में जिनमें भारी हिमपात होता है, हिमपात मतलब वही जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होता है, जहाँ ज़्यादा बर्फबारी होता है, वहाँ पर नमक की बौछार द्वारा सड़क को क्या करते हैं साफ करते हैं। अब देखिए जब अधिक पसीना आने से शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन अर्थात पानी के साथ सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है जब भी आपको स्वेट ग्रंथियों मतलब स्वेट ग्लैंड से क्या होगा जब भी पसीना निकलता है तो पसीने में क्या होता है थोड़ा सा आपका वाटर होता है और कुछ मात्रा आपका नमक का भी होता है, ठीक है, याद है ना। क्या होता है उसमें थोड़ा सा आप देखिएगा पसीना इसलिए हल्का सा क्या होता है नमकीन टाइप का होता है। तो वहाँ पे हमारे शरीर से क्या लवण जब बाहर जा रहा है तो अब जाहिर सी बात है हमारे शरीर में क्या होगा सोडियम क्लोराइड की कमी होगी। अब उसी सोडियम क्लोराइड की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं बाहर से सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जब सोडियम क्लोराइड की कमी होती है तो लवण निर्माण या विद्युत अपघटित विलयन को नमक, यहाँ पे नमक होगा, देखिए यहाँ अपघटित है यहाँ पर नमक होगा, नमक की कमी को रोकने के लिए लेना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो ORS हो गया इलेक्ट्रॉल जो लेते हैं हम लोग क्या है वो सोडियम क्लोराइड की ही पूर्ति के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। मतलब जब हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी होने लगती है तो उसी को बैलेंस करने के लिए हम उसको बाहर से प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस के निर्माण में करते हैं। किसमें किसमें करेंगे सोडियम के निष्कर्षण मतलब उनको निकालने के लिए, ठीक है, और प्लस क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए करते हैं। फिर है साधारण नमक को भोजन पकाने के अतिरिक्त परीक्षक रूप में तथा अनेक रसायनों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा आदि के निर्माण में उपयोग करते हैं। अभी मैंने बताया ना कि इसी NaCl से ही जो हम बाकी के लवण हैं मैक्सिमम इसी से ही हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं। आगे क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका बनता है किससे उसी साधारण नमक से, मतलब जो आपका कॉमन सॉल्ट था NaCl। अब उसी NaCl का प्रयोग करके हम क्या बनाने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया कि हम उसका क्या जानेंगे, सबसे पहले रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सामान्य नाम
क्या है? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। तो आप सुने होंगे अपने घर में कास्टिक सोडा का नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपको कभी उसका रासायनिक नाम पता था? तो आज जान लीजिए उसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करें सामान्य सूत्र की, तो सामान्य सूत्र उसको लिखते हैं NaOH। क्या लिखते हैं? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करें अणु भार की, तो कितना होता है? 40 मतलब 40। अब आइए चलते हैं बनाने की विधि, मतलब कैसे उसका निर्माण करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हम क्या ले लेंगे? सोडियम लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे और प्लस जल ले लेंगे। आप यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड प्लस मैंने क्या ले लिया? जल ले लिया। अब ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक कैरेक्टर पेरेंट से और एक कैरेक्टर आपके मदर से मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैरेक्टर आके यहाँ पे बना रहे हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो यहाँ पर क्लोरीन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस ये दोनों इसके साथ साथ निकलती हैं। देखिए यहाँ पर दो गैस निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। अब ये मत सोचिएगा कि चलिए ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये तो हमारे काम की चीज़ हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है, इसका यूज़ करना बना लिया, ठीक। अब ये क्लोरीन गैस का क्या करें? तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे इस क्लोरीन गैस को वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस क्लोरीन गैस का भी अभी कुछ ना कुछ हमको निर्माण करना है, अभी ये क्लोरीन गैस आगे काम आने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन गैस है, अब देखिए जो क्लोरीन गैस है जो हम विद्युत अपघट्य बनाते हैं, ये उसको कहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं? तो ये कहाँ पे मिलेंगी? एनोड पर, मतलब प्लस चार्ज। अब देखिए अब आप कहेंगे एनोड है तो माइनस होना चाहिए, प्लस कैसे है? ठीक है, मतलब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्यों है? तो क्या करते हैं बेटा, ये दोनों आपस में आवेशों का क्या कर देते हैं? एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आप उस अपघट्य में, मतलब जो हम बैटरी लगाते हैं उसमें, फिर उसमें क्या हो जाएगा? जो मेम्ब्रेन है आवेशों का क्या करती हैं? अदला बदली करती हैं। तो जो क्लोरीन गैस जो रिलीज होगी, जो मुक्त होगी, इस एनोड पर होगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। लेकिन आपका आवेश किस पर? ऋणात्मक पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस आपकी बन रही है और ठीक है क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस, और किस पे? एनोड पर दिख रहा है और एनोड पर हो रहा है। और यही बात करें अगर हाइड्रोजन गैस की, तो वो कहाँ पे बन रहा है? कैथोड पर, ठीक है। और बात करें कि इन दोनों प्लेट को किससे कोट किया जाता है, इस पे किसकी परत चढ़ाई जाती है, वैसे इतना डीप नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए जान लेते हैं। क्या है यहाँ पे? आपका टाइटेनियम यूज करते हैं और इस पे किसका यूज करते हैं? इस निकिल का, ठीक है। तो अब देखिए आइए इसके डेफिनेशन, मतलब इसके मेथड को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, मतलब सोडियम क्लोराइड और उसका जलीय विलयन ले लिए, मतलब जल ले लिए, उसमें क्या करेंगे? विद्युत प्रवाहित करेंगे। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा आपका क्या है? एक बेस है। बेस मतलब क्षार है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक बन रहा है क्लोरीन मतलब क्लोर की बात कर रहा है। तो इन दोनों का निर्माण होने की ही वजह से इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। देखिए ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे एक लाइन में आ जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते, मतलब किसमें होती है। तो याद रखिएगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते वही प्रक्रिया क्या है आपकी? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया का भी मतलब समझ में आ गया, क्योंकि एक क्षार बन रहा है और एक क्या बन रहा है? आपका क्लोरीन बन रहा है, ठीक है। अब आइए चलते हैं इनके यूजेस को देखते हैं कि इनका प्रयोग क्या है। तो आप जान ही रहे हैं साबुन तथा अपमार्जक बनाने में जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, ठीक है, उसमें प्रयुक्त होते हैं। कागज उद्योग में कृत्रिम फाइबर बनाने में प्रयुक्त करते हैं और धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए भी हम कास्टिक सोडा का ही उपयोग करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आप यहाँ पे देख रहे होंगे।
आप अपने घरों में भी देखे होंगे ब्लीचिंग पाउडर। तो उसकी बात करें, अगर सामान्य नाम की बात करें तो या तो आप ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का काम ही क्या है, ये किसी भी चीजों का कलर उड़ाने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लीच करता है, मतलब कोई भी कलर्ड है तो उसको क्या करेगा, एकदम व्हाइट कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करें ब्लीचिंग पाउडर की तो याद रखिएगा, एक इसका सामान्य नाम इसको बोलते हैं विरंजक। अब देखिए रंजक मतलब कलर, वी मतलब बेरंग हो गया। ठीक है, तो इसके नाम से भी आप अर्थ का पता लगा सकते हैं। और बात करें रासायनिक सूत्र की तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अणुभार है 127। देखिए यहाँ मैंने रासायनिक नाम भी लिख दिया है, क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है तो कलर ही उड़ाएगा। ठीक है, हर चीज को बेरंग करेगा, लेकिन नाम देखिए कितने सारे रखे हुए अकेले ही। विरंजक चूर्ण भी है, ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये सारे नाम है इस ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, आप रासायनिक सूत्र देख लीजिएगा, CaOCl2। अब आइए बनाने की विधि पर चलते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, इसमें लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के समय क्लोरीन का निर्माण होता है। याद है आपको, अभी मैंने पीछे ही क्लोरीन का निर्माण करवाया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था। ठीक है, तो इस क्लोरीन गैस का उपयोग किसमें यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने में। मतलब इस ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में हम जो अभी पीछे क्लोरीन गैस बन रहा था किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अब उसी क्लोरीन गैस का यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो अब क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का शुष्क बुझे हुए चूने पर, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, शुष्क बुझा हुआ चूना है। ये आपका एक चूना है, लेकिन कैसा है, शुष्क बुझा हुआ चूना। अच्छा ये तो बुझा हुआ चूना है, बिन बुझा हुआ चूना क्या है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, क्या होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लेकिन अगर बुझा हुआ चूना कैसा, यानी उसमें पानी मिल चुका है, तो आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उस पर क्या करेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लोरीन गैस कहाँ से लिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और उसका क्रिया करवाया गया किससे, बुझा हुआ चूना से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अब चलते हैं इनके यूज को जान लेते हैं। तो इनका बेसिक यूज यही है कि किसी भी का कलर उड़ाना। अब हमको कलर उड़ाने की क्या जरूरत है, ठीक है, आपने आप देखते होंगे कपड़े पे हम लोग बहुत कलर देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको कपड़े का दूसरा कलर करना है, तो कोई अगर कलर ऑलरेडी कलर है तो उस पर हम कोई कलर चढ़ाएंगे तो क्या उस पर वो कलर आएगा, नहीं ना आएगा। मान लीजिए इसी कपड़े का कलर अगर मान लीजिए रेड है, ठीक है, इस रेड पे अगर हमको ऑरेंज करना है, येलो करना है, तो क्या ये होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले इसी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इस कपड़े को व्हाइट बना लेते हैं। ठीक है, पूरा ये क्या कर देता है, सफेद कर देगा। उसके बाद हमको जो कलर देना है उसको हम कलर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने बालों का क्या करते हैं, ब्लीच करवाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कई लोगों का कलर, हेयर कलर किसी का ब्राउन होता है, कोई रेडिश करवा लेता है, कोई ब्लैक ही रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे देखते होंगे। तो सबसे पहले उसको करने से पहले क्या करवाते हैं, सब बालों को ब्लीच करवाते हैं। ब्लीच करवाने के बाद उस हेयर कलर का जो भी कलर चाहिए तब उसका यूज करते हैं। तो अब क्या है, सूत, कागज, लकड़ी का गुदा व लिनन आदि पदार्थों के लिए विरंजक के रूप में प्रयोग करते हैं, मतलब उनके कलर उड़ाने में प्रयोग करते हैं। चीनी को सफेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, चीनी को जो हम जितना व्हाइट देखते हैं ना, उसको भी इसी विरंजक मतलब ब्लीचिंग पाउडर से उसको क्या करते हैं, व्हाइट करते हैं। पेयजल को शुद्ध करने तथा जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में भी यूज होता है। क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में युद्ध के समय
वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में भी हम इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट है आपका खाने का सोडा, ठीक है, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा। देखिए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, एक होता है आपका बेकिंग पाउडर, कंफ्यूज मत होइएगा, बेकिंग पाउडर दूसरा चीज है, बेकिंग सोडा दूसरा चीज है। वैसे दोनों मतलब जो आपका बेकिंग पाउडर है वो भी इसी बेकिंग सोडा से ही बनाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड को डालकर। क्यों बनाया जाता है अभी हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा को या खाने का सोडा। सामान्य नाम जान ही रहे हैं, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, ठीक है, क्या है, NaHCO3 है। अब बनाने की विधि की बात करें तो इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके हम बना सकते हैं, ठीक है, करने पर होता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे और क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आप जान ही रहे हैं। फिर आपका ये और प्लस जल, ये मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया निर्माण किसका, खाने का सोडा। अब देखिए ये जो खाने का सोडा है, अब बात करें इसके यूज का, ठीक है, तो इसका यूज क्या है। तो देखिए बेकिंग सोडा के उपयोग की बात करें तो सबसे पहले ये क्या है, झाग युक्त पेय पदार्थ के निर्माण में। अब जैसे मान लीजिए जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो उससे, अब जब गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो अगर हम मान लीजिए कोई कुकीज बनाना है, मतलब बेकरी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रेड बनाना, कुछ भी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उसको ढककर, मतलब उसको पहले हीट करते हैं, याद है ना, हीट करते हैं। जब गर्म करेंगे तो वो जब गर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी गर्म हुआ तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और वो क्या करेगी, वो जब बाहर वो, क्योंकि हम उस जिस भी पॉट में रखते हैं उसको बंद करके ओवन में या कहीं भी उसको हीट करके ही तो बनाते हैं, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा। तो जब वो ऊपर निकलेगा तो अपने साथ बाकी भी चीज़ों को ऊपर उठाते हुए चलता है। इसीलिए आप देखते होंगे इसके प्रयोग से क्या होते हैं, आपके जो भी केक हैं या फिर कुकीज़ हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से स्पंजी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें इनके प्रयोग की तो झाग युक्त पेय पदार्थ के निर्माण में, प्लस शीतल पेय जो हम सोडा वाटर पीते हैं, फ्रूट सॉल्ट बनाने में यूज होता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध क्या है, देर तक नहीं फटता। और इसका उपयोग मुख्य रूप से बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। अब देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, सोडा में, बेकिंग सोडा में क्या करेंगे, टार्ट्रिक अम्ल मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। तो आप सोचेंगे कि बेकिंग सोडा तक तो ठीक था, हम बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम कुकीज़ बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का भी और बेकिंग पाउडर का भी। तो आप देखिए जो बेकिंग सोडा होता है वो स्वाद में क्या होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, मतलब वो बेसिक नेचर का होता है। तो आप चाहेंगे कि आपका ये जो इतना टेस्टी जो आपको ये केक दिख रहा है, तो आप चाहेंगे कि ये कड़वा लगे, चाहेंगे नहीं ना। तो क्या करेंगे, उसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। अब देखिए जो आपने पढ़ा है उदासीनीकरण प्रक्रिया, ठीक है, तो अगर एक बेसिक का नेचर हमको कम करना, मतलब उसके कैरेक्टर को हटाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, एक एसिड का, क्योंकि बेसिक के साथ एसिड जब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों के प्रभाव को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका बेकिंग सोडा है वो थोड़ा सा क्या होता है, बिटर होता है, ठीक है। उसके बिटरनेस को हटाने के लिए हम एक एसिड का प्रयोग करते हैं जो क्या है, टार्ट्रिक एसिड। मतलब उसी सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी कड़वाहट को थोड़ा सा दूर कर देगा। इसी वजह से इसमें हम बेकिंग सोडा
और बेकिंग पाउडर दोनों यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर भी बेकिंग सोडा से ही बनता है, बस इसमें क्या यूज होता है, एक एसिड जिसका नाम है टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। ये एसिडिक नेचर का होता है और आपका सोडा बेसिक नेचर का, तो क्या करेगा, ये उसके प्रभाव को कम कर देगा। अब है आग बुझाने वाले यंत्रों में। अब आग बुझाने वाले यंत्रों में क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो जब इसमें मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अग्नि तथा वायु के मध्य अवरोध उत्पन्न कर देगा। क्योंकि मान लीजिए कहीं आग लग गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लेयर बना लेता है कि वायु को और आग फैलने नहीं देता है। मतलब इसके बीच में, दोनों के बीच में एक अवरोध का निर्माण करता है कौन, इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं धावन सोडा। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, बेकिंग सोडा। अब धावन सोडा, धावन सोडा आप समझ ही रहे हैं, नॉर्मली हमेशा यूज करते होंगे। तो साधारण नाम क्या है, धावन सोडा, या इसी को बोलते हैं सोडा ऐश। दोनों देखिए बच्चों, जितना भी नाम होता है, नाम आप जरूर सबका, जिसका भी एक नाम है, दो नाम है, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है आपका धावन सोडा करके आ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है ना कि सोडा ऐश का रासायनिक नाम बताइए, पूछ सकता है कि नहीं, या सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपको पता तो होना चाहिए ना, धावन सोडा को ही सोडा ऐश कहते हैं, तो इसलिए उसके दोनों नाम आप याद रखिएगा। तो बात करें रासायनिक नाम, तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर, मतलब अब रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये भीगा क्यों नहीं होता है, ये गीला क्यों होता है, बस ये जानिएगा एक जो सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल है वो इस 10 मतलब वाटर मॉलिक्यूल से क्या करता है, अपनी शेयरिंग करता है इन अपने क्रिस्टलन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रासायनिक सूत्र हो गया क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, बात करें अणु भार की तो 286 हो गया। अब बनाने की विधि कैसे होगी, तो धावन सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड से निम्नलिखित 3 चरणों में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपके 3 चरण होते हैं। वैसे हम चाहते तो एक ही जगह लिख देते, लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको अलग अलग, क्योंकि ये तो है नहीं कि एक लाइन में आंसर आया आप लिख दिए हो गया। ठीक है, आपको उस तीनों चरण को अच्छे से बताना होगा कि पहले चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में क्या होता है, तीसरे चरण में क्या होता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसके जो 3 चरण हैं, 3 चरण में बेटा मेरा पहला चरण क्या है, सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की, किसकी, सोडियम क्लोराइड की, NaCl की बात कर रहा है, उसके किसके साथ कराएंगे, ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा क्या पहले बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। सबसे पहले आपका क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या यूज किए हैं, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतने चीजों को यूज करके मैंने बनाया क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है, आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट नहीं बना है। अब ये हो गया आपका पहला चरण। दूसरे चरण पे आते हैं, देखिए यहाँ पे दूसरा चरण जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्ट्रेट करके, अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो जब फिल्टर करके फिर गर्म करते हैं, अब गर्म करने पर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट अब घटित होकर, सोडियम अपघटित, यहाँ पे अपघटित है। ठीक है, अपघटित होकर कार्बोनेट बनाता है। अब पहले क्या बनेगा, कार्बोनेट, सबसे पहले बना बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब बनेगा कार्बोनेट। तो हम इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करते हैं, गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया मेरा दूसरा चरण। अब आइए तीसरे चरण पे देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से इसकी क्रिया करवा देंगे। तो सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है। अब क्या करेंगे, इस सोडियम कार्बोनेट को किसमें मिलाएंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल में।
तथा क्रिस्टल जल के 10 अणु मुक्त धावन सोडा क्रिस्टल्स के प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। फिर से इनको क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा Na2CO3 प्लस आप 10 अणु देख सकते हैं वाटर के, ये मिलकर क्या बना दिए, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका धावन सोडा। अब आइए इनके प्रयोग जान लेते हैं। तो धावन सोडा का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज करते हैं, रंजक को बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में। अब ये कठोर जल मत ये सोचेगा कि बर्फ की बात कर रहा है कि जल को हम क्या कर दिए, उसको जमा दिए तो वो बर्फ बन गया, वो कठोर हो गया, नहीं। यहाँ पे जो कठोर जल मतलब भारी जल की बात कर रहा है। अब वो कठोर जल क्या होता है, उसको हम मृदु कैसे बनाते हैं, हम ये आगे चैप्टर में जानेंगे। पहले बस ये जान लीजिए कि ये कठोर जल को क्या करता है, मृदु बनाने में यूज होता है। बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, पेंट तथा सुहागा बनाने में यूज होता है। कपड़े धोने तथा कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में, और पेट्रोलियम के शोधन में हम यूज करते हैं किसका, धावन सोडा का। अब आपका लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने नाम सुना होगा, जिसको क्या बोलते हैं, POP। अगर इसका बात करें शॉर्टकट में, आप इसी को बोलते हैं POP। ठीक है, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और अणुसूत्र क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। ठीक है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर बात करें निर्माण की, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर होता है जो जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बनाया जाता है। पानी के साथ मिलाने पर यह जल्दी सेट होकर कठोर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जिप्सम लेंगे। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, आप 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मतलब डाइहाइड्रेट यूज करेंगे। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन पर। तो अब हम इसको गर्म करेंगे किस पे, 373 केल्विन पर। तो जब हम इनको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CaSO4 इंटू हाफ H2O मतलब हेमीहाइड्रेट प्लस 3/2 H2। ठीक है, क्या बन गया, देखिए इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर जैसे हीट करेंगे मतलब, तो इसका जितने भी वाटर हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपका एक तरह से बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखिएगा इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 273 केल्विन। तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लेकिन अगर फिर से इन्हीं दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो आपको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये है जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम, और ये है आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप पता नहीं, अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा या नहीं कि यहाँ पर जो CaSO4 हाफ H2O दिख रहा है, तो हम कैसे वाटर का हम आधा मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या वाटर को काट देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम वाटर को काटते नहीं है, उसके अणु को काटते नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब आपका ये CaSO4 है, ठीक है, और आपका क्या है हाफ H2O। ठीक है, यही है ना POP का फॉर्मूला। अब देखिए, अब हम चाहें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, 2CaSO4 इंटू H2O, यही ना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएंगे। क्योंकि आपके दिमाग में हो रहा होगा ना कि क्यों ये आधा लिखते हैं, ठीक है, क्यों ये पूरा नहीं लिखते। तो देखिए इसके कहने का मतलब है कि जो 2 कैल्शियम सल्फेट हैं वो अपना जो 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल से अपनी शेयरिंग
कर रहे हैं। याद रखिएगा, 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल से क्या कर रहे हैं, अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। तो अगर यहीं पे बात करेंगे, जब एक कैल्शियम सल्फेट अणु की बात होगी तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो 2 यहाँ पे जाए तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कट जाएंगे। क्योंकि अब जब 2 एक कर रहा है तो एक कितना करेगा, उसका आधा वाटर मॉलिक्यूल ही ना यूज करेगा। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaSO4 × ½ H2O। अब चलिए इनके यूज जान लेते हैं। यूज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सारे यूज आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये आप अपने प्रयोग में हमेशा देखते होंगे। तो हड्डी टूटने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज करते हैं। सजावटी वस्तुएं व फॉल्स सीलिंग बनाने में, मतलब जो भी कोई भी जो हम सजावटी वस्तुएं बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी उसका निर्माण कर सकते हैं। आप ऊपर की सीलिंग को, मतलब जो छत में डिजाइन भी बहुत लोग करते हैं, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग करके, मतलब POP का ही यूज करके उसका निर्माण करते हैं। मोल्ड व मूर्तियां बनाने में आप यहाँ देख सकते होंगे कि जो मूर्ति हम जो पहले, मतलब जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, जो व्हाइट वाला पोर्शन, जब पहले हम साँचा उसका जो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, पहले शुरू में ढांचा जो बनाते हैं वो क्या होता है, वो POP ही होता है, बाद में उसको कलर किया जाता है। और कहाँ पे, दंत चिकित्सा में, इम्प्रेशन के लिए दंत चिकित्सा में भी यूज किया जाता है। और हड्डी टूटने में आप जान ही रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही लगाते हैं। तो ये थे आपके जितने भी इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक थे, आपका अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, यही थे आपके सेकेंड चैप्टर। और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी इंपॉर्टेंट थियरी पोर्शन थे, सब मैंने आपको कवर करा दिया। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।